अड्डा 24/7 आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एबीएम का आज पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जहां पर मैं आपको मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी कराने वाली हूँ, ठीक है। जैसे एबीएम में आप लोगों को पता है टोटल यहाँ पर आपके देखिए टोटल यहाँ पर आपके 4 मॉड्यूल है, राइट, ठीक है, टोटल 4 मॉड्यूल है आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए मॉड्यूल है, देन बी है, सी है और डी है। ए मॉड्यूल जो है ये आपका स्टैट मॉड्यूल है और बी मॉड्यूल जो है आपका एचआरएम वाला मॉड्यूल है, देन सी मॉड्यूल जो है वो आपका क्रेडिट का मॉड्यूल है और डी वाला मॉड्यूल आपका कंप्लायंस मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी पेड बैच जो है वो आज आपका स्टार्ट होने वाला है। वैसे प्रियांशु मैम का ऑलरेडी चल रहा है, पुराना वाला जो बैच था नवंबर वाला, वहां पर ऑलरेडी मॉड्यूल ए स्टार्ट हो चुका है, बट आज का जो बैच है शपथ बैच वो आज आपका 7 बजे से शुरू हुआ है, जिसका डेमो क्लास आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मेरी वैसे कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो भी पेड बैच में कराऊं वो हम लोग यहाँ पे साथ साथ करते हुए चले, बट अगेन अभी सिंस पेड बैच अभी शुरू नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं आज वो सारे आपके मॉड्यूल बी के ही रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल बी के हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। स्पेशली मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो रखे हैं आपके मोटिवेशनल थ्योरी से, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरी से मैंने आपके क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं बात करूँ आपका एचआर इलेक्टिव के लिए या फिर एबीएफएम के लिए या एबीएम के लिए, तीनों में ये टॉपिक आपका कॉमन है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। तो मोटिवेशनल थ्योरीज जो है, चाहे आप मैस्लो ले लो, चाहे आप ब्रूम की थ्योरी ले लो, ठीक है, चाहे आप हर्ट्जबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी ले लो, कोई भी मोटिवेशन थ्योरी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन तो यहाँ से आना आपका पक्का है ही, चाहे एचआर इलेक्टिव हो या फिर आपका ईबीएफएम हो या ईबीएम हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो तीनों में आपका कॉमन टॉपिक है। अगर आपने एक में कर लिया तो आपका मतलब 2 में भी काम चल गया, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज यहाँ से लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दैट इज which motivation theory suggests that individual are motivated by, क्वेश्चन देखिए क्या है, which motivation theory suggests that individual are motivated by the belief that their effort will lead to the desired outcome। बताइए किस यहाँ पे थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी कि इनमें से कौन सी मोटिवेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है, राइट, बताइए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है अभी, राइट, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है। ये मोटिवेशन थ्योरी है जो ये कहती है कि इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायर आउटकम। अब देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एफर्ट की, पहली चीज, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आउटकम की, मतलब रिवॉर्ड की। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस थ्योरी की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। आउटकम की बात हो रही है, रिवॉर्ड की बात हो रही है, एंड बीच में यहाँ पे आता है आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, जिसे हम कई बार पादगोल थ्योरी भी कहते हैं, ईआईवी थ्योरी भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। अगर आपको ये पता होता है कि क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है तो आपका परफॉर्मेंस का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लेवल आपका जो एफर्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मुझे अगर पता है कि हाँ सीआईबी के बाद मुझे कहीं ना कहीं इंसेंटिव मिलने वाला है, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है, तो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि ये जो मेरा एफर्ट है कहीं ना कहीं मुझे वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। मतलब आई नो व्हाट रिवॉर्ड आई एम गोइंग टू गेट। रिवॉर्ड मुझे पहले से पता है कि हाँ मेरे इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, 2 इंक्रीमेंट क्लर्क में, 1 इंक्रीमेंट ऑफिसर में, दैट आई ऑलरेडी नो। दैट मीन्स तभी मेरा जो एफर्ट होगा और मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी उतने ही लेवल की होगी, राइट। अगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या आउटकम मिलने वाला है,
तो मेरी जो परफॉर्मेंस होगी, मेरी जो एफर्ट होंगे वो भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। इसमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके जो भी इंडिविजुअल हैं वो मोटिवेटेड होते हैं बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। ठीक है, जो आपके बिलीफ हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर इतना एफर्ट लगाएंगे तो आपको आपका रिजल्ट, आपका रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसी थ्योरी को पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी थ्योरी को EIV थ्योरी भी कहते हैं। इसी थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटली, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, तो अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आए, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज द राइट आंसर। इक्विटी में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडम इक्विटी की थ्योरी भी बताती हूँ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि अगर मेरा इनपुट जो है वो अगर 100% है, ठीक है, अगर मेरा इनपुट 100% है तो मेरा आउटकम भी 100% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने इनपुट जो दिया है, राइट, जो भी मेरा इनपुट रहा है इन टर्म्स ऑफ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा टाइम, मेरी स्किल्स, मेरी नॉलेज, तो कहीं ना कहीं मेरा जो आउटकम है ना ऑर्गेनाइजेशन से जो मुझे आउटकम मिल रहा है, मतलब बेनिफिट, सैलरी, पर्क्स, वो भी मुझे 100% ही मिलने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अंडर पेड हो जाएगा इक्विटी अगर ये कम रहा, आउटकम कम रहा, ओवर पेड हो जाएगा अगर ये ज्यादा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन बनती है, एक है इक्वल वाली, एक बनती है इनपुट ग्रेटर वाली, ठीक है, ये आपकी अंडर पेड इक्विटी है, और एक ये वाली बनती है यहाँ पर ओवर इक्विटी। ओवर इक्विटी मतलब कि आपको आउटकम बहुत मिल रहा है, सैलरी बहुत ज्यादा मिल रही है, सब कुछ ज्यादा मिल रहा है, बट आपका इनपुट उतना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए दैट इज एडम इक्विटी थ्योरी। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो की हायरार्की थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर आपकी 5 नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, ठीक है, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये थ्योरी ये कहती है कि हर एक पर्सन का नीड का जो ऑर्डर है वो यही ऑर्डर है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सबकी नीड का ऑर्डर यही है। पहले आप सबसे बेसिक नीड पूरी करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर आप सेफ्टी नीड पूरी करते हैं, जॉब सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, फिर आप आते हैं सोशल के ऊपर, ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि सोशल बिलोंगिंगनेस कितनी मिल रही है आपको, फिर आप अपनी रिस्पेक्ट पे आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको सब कुछ मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दैट इज ए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। लास्ट में क्या है आपका, दैट इज हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें आपके 2 फैक्टर आते हैं, HF एंड MF, ठीक है। हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब है? हाइजीन फैक्टर का ये मतलब होता है कि ये वो फैक्टर होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते, ठीक है, बट अगर आपको ना मिले तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन जरूर आता है। जैसे सैलरी, ठीक है, आपका आपके बॉस के साथ रिलेशन, आपका पीयर्स के साथ रिलेशन, ठीक है, आपका आपके जूनियर के साथ रिलेशन, राइट। तो ये वो फैक्टर होते हैं जो खास आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, बट अगर ना मिले ठीक तरीके से तो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा आता है। और MF का मतलब होता है कि ये आपको मोटिवेट बहुत करते हैं, ठीक है, बट ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, वर्क इटसेल्फ है, राइट। यहाँ पे आपका ए है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय देयर परसेप्शन of the fairness of the reward that they receive relatively to the effort they put in। ठीक है, यहाँ पे किस मोटिवेशन थ्योरी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल कब मोटिवेट होते हैं, जब उनको ये लगता है कि उन्हें जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं ना वो बराबर है, मतलब एक तरीके से इसमें ये कहना है कि पूरी हर तरीके से फेयरनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, राइट। यहाँ पे बताइए किसकी बात हो रही है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है, ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो तब मोटिवेट होता है जब उसको ये लगता है
अफर्ट अगर यहाँ वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर रिवॉर्ड वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं मैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इक्विटी थ्योरी की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फेयरनेस की। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेंटेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है इक्वलिटी की, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल जो है दैट आर मोटिवेटेड बाय देयर परसेप्शन ऑफ द फेयरनेस ऑफ द रिवॉर्ड दे रिसीव रिलेटिव टू दी एफर्ट दे पुट इन, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इक्विटी थ्योरी की, एडम की इक्विटी थ्योरी की यहाँ बात हो रही है। इनका ये कहना है, एडम का ये कहना है कि प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका इनपुट 100% है, मैंने अगेन आपको वही बताया था, तो आउटकम भी मुझे 100% ही चाहिए। इसमें देखिए इस थ्योरी की एक कमी है। पहली कमी, क्या कमी है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में ये कमी है कि अगर सपोज एक तो पहली चीज इसमें आप अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा भेदभाव वाली जो चीज आती है ना, पार्शियलिटी, वो आपके अंदर आ जाती है। आपको क्या लगता है कि अरे मेरे साथ में ये जो एम्प्लॉई हो ये तो इतना काम कर रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन इस थ्योरी में ज्यादा आता है, राइट। ये एक ड्रॉबैक है इस थ्योरी का कि आप अपने आप से खुश न रह के आप बल्कि कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या करते हैं, इसमें आप अपना कंपैरिजन करते हैं अपने फेलो टीममेट से, अपने फेलो कलीग से, कि उन्हें इतना मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विटी थ्योरी की बात हो रही है। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी एम्प्लॉय है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, अगर वो अपना इनपुट 100% दे रहा है तो आउटकम भी 100% होना चाहिए, ठीक है। अगर इनपुट 100% है तो आउटकम भी 100% होना चाहिए। दैट इज इक्विटी थ्योरी। Which motivation theory suggests that individuals are motivated by the presence or absence of hygiene factor and motivator in the workplace, ठीक है। इसमें देखिए किस चीज की बात हो रही है कि कौन सी मोटिवेशन थ्योरी ये कहती है कि लोग जो है, एम्प्लॉय जो है, वो मोटिवेट होते हैं किससे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर से एंड मोटिवेटर इन दी वर्क प्लेस से। ऑफकोर्स आप समझ ही गए होंगे किस थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी की। अगेन मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। HMF और MF, इसको आप ऐसे याद रखो कि हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब होता है। हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि ये फैक्टर जो होते हैं ये आपको मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। सैलरी है, हर महीने मिलती है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपके रिलेशन अगर आपके बॉस के साथ, आपके पीयर्स के साथ, आपके सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको कोई खास मोटिवेट नहीं करते। बट अगेन अगर ये आपको ना मिले, ठीक है, अगर ये एब्सेंट हो, ठीक है ना, अगर ये आपको नहीं मिले तो कहीं ना कहीं ये आपको डिससेटिस्फाइड जरूर करते हैं, ठीक है ना, राइट। मोटिवेट नहीं करते बट डिससेटिस्फाइड जरूर करते हैं। एमएफ का मतलब क्या है? ये आपको मोटिवेट तो बहुत करते हैं बट अगर ना मिले, ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, ये वो फैक्टर हैं जो आपको अगर ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट अगर मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अचीवमेंट मिलता है, अगर आपको सपोज एप्रिशिएशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं मतलब इतनी पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हैं तो अच्छा लगता है, ऑफकोर्स हर किसी को अच्छा लगता है। बट अगर ना भी मिले तो हम काम करते ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HF और MF मतलब हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी से एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि अभी पेड में ये मैंने स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी, आज से बैच शुरू है। बट कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया जरूर होगा कि क्या क्या मोटिवेशन थ्योरी है, क्योंकि अगर आपने ABFM में ऑलरेडी पढ़ा है तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ABFM में भी। और कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है आज, राइट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट एटीट्यूड का नहीं है? अब देखिए एटीट्यूड की जहाँ पे बात हो रही है, एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है आपकी परसेप्शन, ठीक है, आपका ओपिनियन,
आपका बिलीफ किसी भी चीज के बारे में हो सकता है आपका अलग हो। अगर आप कोई मूवी देख के आए, ठीक है, अभी हाल ही में आई थी एनिमल मूवी, आप देख के आए, आपका जो होगा परसेप्शन या ओपिनियन, किसी को वो मूवी अच्छी लगी, किसी को नहीं लगी। सो इट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका ओपिनियन है, ठीक है, जो बहुत फेवरेबल भी हो सकता है, जो बहुत अनफेवरेबल भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ठीक है। एबीएम में मॉड्यूल बी में स्पेशली कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैं आपको पहले बताऊं आते ही आते हैं क्वेश्चन, उनमें से एक टॉपिक ये भी है एटीट्यूड, राइट। तो एटीट्यूड में देखिए क्या कहा गया है, एटीट्यूड में ये कहा गया है कि 3 एटीट्यूड है, ठीक है ना, 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के। पहला कंपोनेंट है आपका इमोशन वाला, फीलिंग वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, इसे हम कहते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट। एक है आपका ये वाला बिहेवियर कंपोनेंट, ठीक है, एक है नॉलेज वाला कॉग्निटिव कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 कंपोनेंट है, एक है बिहेवियर, एक है फीलिंग और एक है नॉलेज। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1 to 4, दैट इज सी। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 कंपोनेंट होते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो आपके इमोशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आपका किसी चीज को लेके कुछ एटीट्यूड है, ठीक है ना, अगर सपोज आपके पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा है या कोई भी है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब व्हाट इज योर फीलिंग, राइट, तो आप इसमें क्या कहेंगे, आप इसमें कहेंगे कि जो भी आपका एटीट्यूड है हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है, तो दैट इज योर इमोशन, ठीक है। कॉग्निटिव होता है विच इज बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, राइट, तब आपका ये एटीट्यूड डेवलप होता है, कॉग्निटिव। बिहेवियरल का मतलब होता है दैट इज योर टेंडेंसी टू बिहेव, आपकी आदत कि आपको ऐसा दिखाई देगा तो आप ऐसा ही बिहेव करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी विच नीड must be made before an individual can move on to the fulfilling higher level need, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी विच नीड must be made first before an individual can move on to the fulfilling higher level need, right। तो पहला यहाँ पे एस्टीम नीड, सेकेंड है यहाँ पे सेफ्टी नीड, थर्ड है यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और चौथा है यहाँ पे बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, मतलब सोशल नीड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विच नीड मस्ट बी मेड फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी नीड है जो सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए। देखिए अगर आप इनका पिरामिड देखेंगे तो सबसे नीचे जो नीड आती है वो आती है फिजिकल नीड, ठीक है, फिर आती है सेफ्टी नीड, फिर आती है सोशल नीड, फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड एंड देन आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पे देखिए किस चीज की बात हो रही है, राइट, यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि इन नीड के पहले जो है कौन सी नीड है जो सबसे पहले फुलफिल होगी, राइट। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अगर हम इन चारों नीड में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कौन सी नीड आती है, सेफ्टी नीड। हालांकि फिजियोलॉजिकल नीड और भी पहले आती है बट वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बिलोंगिंग नीड जो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है एक्चुअली ज्यादातर लोगों को कि सेफ्टी नीड पहले आती है या सोशल। कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट याद रखना है, सोशल समाज बीच में है, ठीक है, सोशल चीज है, बिलोंगिंगनेस लव वगैरह ये बीच में है। तो यहाँ पे कई बार सीक्वेंस भी पूछा गया है एग्जाम में, राइट। पहले आती है बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आती है सेफ्टी नीड, फिर आती है सोशल नीड, फिर आती है एस्टीम, फिर आती है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर आता है, व्हेन यू अचीव योर आइडियल सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कौन सा,
दैट इज सेफ्टी नीड, ये सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए, राइट। अगला देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी विच नीड इज रिलेटेड टू दी डिजायर फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, एस्टीम, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर बिलोंगिंग एंड लव नीड, राइट। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी नीड जो है, राइट, ठीक है, इनमें से कौन सी नीड जो है वो आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। देखिए बाकी की जो नीड है ना, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, उसमें तो आप अपनी और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, बट एक जो नीड है सबसे हायर ऑर्डर नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ये सोचते हैं कि हाउ आई कैन अचीव माई आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है जो मैं एक्चुअल में बनना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्चुअली ये नीड ऐसी होती है जिसमें आप ये देखते हो कि कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ जो है वो आप अचीव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आती है आपकी आइडियल सेल्फ, राइट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच टेल्स यू अबाउट द आइडियल सेल्फ। सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू दी हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच फैक्टर आर नेसेसरी टू प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो पहली चीज तो खैर ऑप्शन ए और बी में से आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि HF के जो फैक्टर हैं हर्जबर्ग के, HF एंड MF, उनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करता है, राइट। ऑप्शन ए है मोटिवेशन, ठीक है, बी है यहाँ पे हाइजीन, सी है यहाँ पे, राइट, सी है यहाँ पे एस्टीम और फिर आपका सेफ्टी नीड। तो कौन से फैक्टर जो है जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, राइट, ये है आपके कहीं ना कहीं हाइजीन फैक्टर। मतलब अगर ये आपको ठीक से मिल रहे हैं तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं होगा। जैसे सैलरी है, ठीक है, आपका रिलेशन है आपके बॉस के साथ, आपके पीयर्स के साथ, आपके जूनियर्स के साथ, अगर ये थोड़ा भी हिल गया, इसका बैलेंस अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे हाइजीन फैक्टर को आपको हमेशा बना के रखना है। वेलकम टू अड्डा 24/7, ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन क्लास 2। बहुत टाइम से नहीं हो पाई थी ABM मॉड्यूल A की क्लास, बट डेफिनेटली आज ये क्लास है और अब से आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। डेफिनेटली ये जो क्लास है इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दे आर स्पेसिफिकली क्यूरेटेड बाय मी from the module and other relevant sources essential for the preparation। आपको इन सेशंस के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, जो बहुत ज़रूरी होती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने कैलेंडर में मार्क करना है कि हर दिन सुबह आपको इस सेशन में जुड़ना है, ऑल्टरनेट में आपको मेरे साथ जुड़ना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस को इन्हांस करवा दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लास अपार्ट क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी यू। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। From the given information, you are required to calculate the relative frequency. चलिए कैसे निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इन रिलेशन टू समथिंग, राइट। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर। सुबह जब भी आप इस क्लास के लिए जुड़े तो कैलकुलेटर अपने पास जरूर रखें। मैं ऐड कर देती हूँ 1 + 0 + 2 + 8 + 5 + 4, टोटल कितना आ गया 20। इन सब का टोटल कितना हो गया 20,
राइट। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, कैसे निकालते हैं हम लोग? 1/20, 0/20, 2/20, 8/20, 5/20 एंड 4/20। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जहां पर आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हो टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें कौन सा वाला बोला गया है? 3.8 टू 4.3, ये वाला। तो हम कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 20, दिस विल गिव अस 0.4। आंसर क्या होगा हमारा? 0.4, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.4। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बहुत, टोटल जो है वो बहुत ज्यादा है ना। अब यहां पे मैं आपको हेल्प नहीं करने वाली हूं, ये वाला आपको खुद से बताना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास और द इंटरवल 4.4 टू 4.9? क्या होगा राइट आंसर? चलिए अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? टोटल करा आपने, टोटल करा, आंसर आ रहा है 60,420, ठीक है। 60,420 का टोटल आ रहा है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 8873 प्लस 9246 प्लस 12060 प्लस 11949 98 9853 प्लस 8439, 60,420, ठीक है। क्लास कौन सी है? 4.4 से ये, तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा? 9853 डिवाइडेड बाय 60,420। सो 9853 डिवाइडेड बाय 60,420, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.16, ठीक है। आई होप यहां तक अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर बड़ी वैल्यू भी आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वी कैन इजीली सॉल्व इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट टेल्स अस हाउ गुड इज आवर प्रिडिक्शन। द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मेड अराउंड द कंप्यूटेड रिग्रेशन लाइन हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ द डेटा बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट यानी आपने जब एस्टिमेशन करा कोरिलेशन रिग्रेशन में, रिग्रेशन वाले पार्ट में आप एस्टिमेशन करते हो, फोरकास्ट करते हो, और जब आप फोरकास्ट करते हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई ना कोई एरर हो, और उस एरर को कंप्यूट करना यानी कि उस एरर के डिफरेंसेस को मिनिमाइज करना के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, करेक्ट, ऑफ एस्टिमेट। कैसे निकालते हैं या क्या बताता है वो हमें बताता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कितना बेहतर है, ठीक है। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ डेटा, ये तो नहीं है, इसके लिए तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट नहीं, रिग्रेशन यूज करते हैं, इसके लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमारा प्रिडिक्शन कितना बेहतर है, और जो हमने मेजर जो रिग्रेशन लाइन के एरिया में हमने जो डेटा प्रिडिक्ट करा है, फोरकास्ट करा है, उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है ट्रू डेटा से। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेविस फर्नीचर कंपनी हैज अ रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट विद द फर्स्ट नेशनल बैंक। द लोन शोड द फॉलोइंग एंडिंग मंथली बैलेंसेस of last year. The company is eligible for a reduced rate of interest if its average monthly balance is over $65,000. Does it qualify? आपको बताना है कि क्या ये कंपनी, डेविस फर्नीचर कंपनी, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई होती है या नहीं।
नाउ कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सी, डेविस फर्नीचर कंपनी की रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट है. ये कंपनी क्या बोल रही है कि रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस $65 से $65,000 से ऊपर हो. तो एवरेज मंथली बैलेंस कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करना शुरू कर देते हैं एक बार. 121 300 112 300 सिंपल एवरेज है. 72,800 72,800 ये हमारा टोटल आया. 12 महीने का टोटल ऑफ 12 मंथ्स इज 12 मंथ बैलेंस इज 827600. कितने महीने हैं? 12 महीने डिवाइड कर लेते हैं. तो एवरेज बैलेंस आ रहा है हमारा 68,967 विच इज डेफिनेटली मोर देन $65,000, राइट? तो क्या होगा? डज इट क्वालिफाई? यस इट क्वालिफाइज, क्योंकि हमारा जो एवरेज बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 68,967. क्वेश्चन में क्या बोला था? इट शुड बी मोर देन $65,000. तो डेफिनेटली वी आर क्वालिफाइंग फॉर दिस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. Fill in the blanks in relation to the concept of seasonal variation. Seasonal variation के concept से related आपको यहाँ पे fill in the blanks भरना है. ठीक है. Number 1, time series also include seasonal variation. Seasonal variation is repetitive and dash. This can be defined as movement around the dash in 1 year or less. To measure seasonal variation, time interval must be measured in dash units like days, week, etc. Now, seasonal variation क्या है? It is short term and it is predictable because season तो है ना winters. अगर summers आए हैं तो winter तो आएगा ही आएगा. तो seasonal is more predictable in nature. ठीक है, तो seasonal variation आपका क्या है? Predictable होता है. It is repetitive and predictable. Correct. This can be defined as movement around the trend line. So basically क्या है? आपकी एक trend line होती है, उसके ऊपर नीचे ही movement है, predictable pattern है, तो it will be trend line. And seasonal is short term in nature. तो small units में आप उसे measure करते हो. You cannot go years. Why? Because it is short term. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, that is predictable, trend line and small. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. From the following series you are required to calculate the median. आपको सीरीज दी गई है, आपको क्या करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है. You are required to calculate the median. अब ये तो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस सीरीज तो नहीं है. तो डिस्क्रीट में हमें क्या करना है? n+1 डिवाइडेड बाई 2. n का मतलब यहां पे क्या होगा? प्लस हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी. चलिए, सो n का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग एज 48. सो 48 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाई 2. दिस विल कम एज 24 पॉइंट समथिंग, 24.5. ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहां पे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये तो आ गया 3. अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? इसमें आपको 18 प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट विल्स 21. अब फिर से इसमें आप नेक्स्ट वैल्यू ऐड करोगे. 21 + 3 इज 24. ठीक है, अब इसमें आप 12 प्लस करोगे 36. फिर से आप 12 प्लस करोगे 48. ठीक है, अब आप देखो आपका मीडियन कितना, सॉरी n+1 कितना आया है? 24.5. 24.5 से आपका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा
राइट. सो हाईएस्ट वैल्यू होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. सो 24.5 है. सो 24.5 से हमें बड़ी वैल्यू देखनी है. वो कितना है? 36. करेक्ट. तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? 13. हाईएस्ट वैल्यू देखनी है आपको 24.5 से बड़ी वैल्यू. तो बड़ी वैल्यू क्या है? नेक्स्ट बड़ी वैल्यू दैट इज 36. तो यहां पे हमारा मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन विल बी 13. करेक्ट. मीडियन कितना हो जाएगा? 13. हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने वैल्यू निकाली, वैल्यू से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू आपको ढूंढनी है. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. नेक्स्ट वन, आपको मैच द फॉलोइंग करना है. एस्टिमेशन, एस्टिमेट, एस्टिमेटर. द प्रोसेस बाय विच द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन वैल्यूज आर इन्फर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट डेटा सच एज अ सैंपल. Estimate, a sample statistic that is used to estimate a population parameter. Estimator, when we have observed a specific numerical value of our estimator, we call that value as such. Now, एस्टिमेटर क्या होता है? स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. करेक्ट. तो एस्टिमेटर इज स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू. एस्टिमेशन क्या है? प्रोसेस है. एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस. एस्टिमेट क्या होता है? जहां पे हम सैंपल हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स को हम यूज करके एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. The mean of 12 number is 24. If 5 is added in every number, the new mean is 25, 29, 56, none of these. क्या होगा राइट आंसर? दो मीन ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर्स दिए हैं, उनका जो मीन था, यानी हमने सम ऑफ एक्स किया होगा, वो 24 आया. करेक्ट. हम बोल रहे हैं अगर हम हर नंबर में 5 ऐड कर दें तो न्यू मीन क्या होगा. ठीक है, तो पहले तो सम ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं. दैट इज 24 into 12. आई गेस इट शुड बी 288. लेट मी चेक. 24 into करेक्ट 288. ठीक है, अब हमसे क्या बोला है? हर नंबर में 5 ऐड करना है. टोटल कितने नंबर हैं? 12 नंबर हैं. अगर इन सब में मैं 5 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 60 से बढ़ जाएगा. करेक्ट. तो यहां पे 60 348 हो गया. ठीक है, सो 348 अगेन न्यू मीन हम कैसे निकालेंगे? 348 डिवाइडेड बाय 12. आई थिंक इट शुड कम 29. एक बार चेक कर लेते हैं. करेक्ट, आंसर आएगा 29. वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. मैं सुप्रभा, आप लोगों की एबीएम मेंटर. राइट. तो अभी वैसे एबीएम का जो बैच है, जो मेरा पोर्शन है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आप लोगों का. ठीक है, बट फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ. मैं सुप्रभा हूँ और मैं एक्चुअली एक्सपैंकर भी हूँ और मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी लेती हूँ एबीएम का. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए. राइट, यहाँ पे ऑलरेडी पेड बैच में जो है आपका मॉड्यूल ए स्टार्ट हो चुका है. आई थिंक नवंबर से स्टार्ट हुआ था, प्रियांशु मैम ने लिया है. ठीक है, तो मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी में से मैं आपका मॉड्यूल बी एंड डी लेने वाली हूँ. ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगी कि जब भी आपका राइट जो मैं आपको पेड बैच में पढ़ाऊं वही आपका मैं यहाँ वाईटी पे भी स्टार्ट कराऊं. तो पेड बैच में भी नेक्स्ट वीक में 10 तारीख से नया पेड बैच शुरू होने वाला है. ठीक है, जिसमें मेरी क्लासेस शुरू होंगी और यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरा कंप्लीट मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इजी टफ जैसे भी लेवल के, वो मैं आपको कराऊं. ठीक है, हालांकि अभी पेड बैच में मेरा वाला जो पार्ट है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट वीक से हो जाएगा. तो आज मैं आपको मॉड्यूल बी के ही क्वेश्चन कराऊंगी. तो जब तक हम लोग पेड बैच में राइट नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा आपका पेड बैच एबीएम का.
10 से शुरू हो रहा है, 10 जनवरी से। ठीक है, मैं लास्ट में आपको डिटेलिंग भी बताऊंगी। तो 10 जनवरी से एबीएम का बैच नया शुरू होने वाला है सीआईबी का। और मॉड्यूल बी जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को वाईटी पे भी मॉड्यूल बी के ही कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो मैं पेड में कराऊं वही मैं यहाँ पे भी कराऊं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल बी के क्वेश्चंस। राइट, पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ वूका। राइट, इस बार वूका का फुल फॉर्म तो खैर आता ही है। पिछली बार जून के पेपर में ये क्वेश्चन आपका एबीएम में आया था, और इस बार ये क्वेश्चन आया था आपका एचआर इलेक्टिव में। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि एचआर इलेक्टिव जो है काफी कुछ ओवरलैपिंग है एबीएम की और एबीएफएम की, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है इनफैक्ट। ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन एबीएम में नहीं आएगा वो आपको एचआर इलेक्टिव में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन एबीएफएम में नहीं आएगा वो आपको एचआर इलेक्टिव में मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। तो वूका का सेम ये क्वेश्चन जो था, इसमें हालांकि सी का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका जून के पेपर में, एंड इस बार ये आपका एबीएम में तो नहीं आया बट ये एचआर इलेक्टिव में जरूर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ वूका रिप्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड और रैपिड चेंज। वूका का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। तो इस बार आया था एचआर इलेक्टिव में, पूरा का पूरा फुल फॉर्म पूछा था, और जून के पेपर में केवल सी का मतलब पूछा था, कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज। ठीक है, तो यहाँ पे वूका में एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड, राइट, और रैपिड चेंज का यहाँ पे क्या मतलब है। इज इट अनसर्टेनिटी, इज इट कॉम्प्लेक्सिटी, इज इट वॉलेटिलिटी, इज इट एम्बिग्यूटी। ठीक है, वूका एक्चुअल में है क्या, वूका है आपका कि क्राइसिस की एक सिचुएशन है। ठीक है ना, कि अगर कोई भी क्राइसिस होता है तो उस केस में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फेस करते हैं। ठीक है ना, राइट, क्या इम्पैक्ट आता है, क्या चीजें हैं वो फेस करते हैं, सो दैट इज द वूका। राइट, और वूका में आपको क्या देखना होता है, वूका में आपको देखना होता है अनएक्सपेक्टेड और रैपिड चेंज, जो है आपका वॉलेटिलिटी। ठीक है, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज, की जो चेंज है वो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, यू का मतलब है अनसर्टेनिटी, वी आर नॉट अवेयर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट अवेयर कि हो क्या रहा है। सी का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी, जो आपस में फंक्शन है, जो प्रोसेस है वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। और लास्ट में आपका क्या है यहाँ पे, एम्बिग्यूटी। तो आंसर इसका वैसे अनसर्टेनिटी है। ठीक है, आंसर इज अनसर्टेनिटी। राइट, तो वूका पे क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो एबीएम में आए, चाहे वो एचआर इलेक्टिव में आए। काफी कुछ कॉमन चीजें हैं एचआर इलेक्टिव में, एबीएम में और एबीएफएम में। तो जो क्वेश्चन आपको एबीएम में नहीं मिलेंगे एचआर इलेक्टिव में मिल जाएंगे, जो एचआर इलेक्टिव में नहीं मिलेंगे वो एबीएफएम में मिल जाएंगे। ठीक है ना, बट आएगा कहीं ना कहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वूका इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ विच ऑफ दीज थिंग। ए ऑप्शन है यहाँ पे, वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, the challenging circumstances business face in today's market, the different type of employees business manage in the workplace, डी है यहाँ पे, varying type of leadership style in the organizational management। so what is the right answer, बताइए क्या है इसका right answer। राइट, जैसे मैंने आपको बताया वूका का मतलब क्या है, वूका का मतलब है कि नॉर्मली किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फेस करते हैं। ठीक है ना, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज नॉर्मली दे फेस। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। राइट, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज, ये आपका बनता है ऑप्शन ए। देखिए, वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, नो दैट इज नॉट द आंसर। द डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज बिजनेस मैनेज इन द वर्क प्लेस। राइट, एक सेकेंड।
ठीक है, आई होप नाउ साउंड इज क्लियर। ठीक है, अभी आई थिंक साउंड अभी क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए वूका का मतलब क्या होता है, वूका का मतलब होता है कि दैट इज वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज नॉट द आंसर, द आंसर इज बी, दैट इज। ठीक है, बी का मतलब क्या है यहाँ पे, द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस बिजनेस फेस इन दी टुडेज मार्केट। नाउ साउंड इज क्लियर, राइट। इसका मतलब है कि बिजनेस जो है वो किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस फेस करता है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे, the pattern of planned HRD and activities intended to enable an organization to achieve its goal is called। देखिए एक टर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जितनी भी HR एक्टिविटीज है, इसका मतलब है कि और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है उन्हें हम कहीं ना कहीं अलाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट। एक टर्म है ऐसा विच इज कॉल्ड द HRM, स्ट्रेटेजिक HRM, पर्सनल डेवलपमेंट और नन ऑफ द अबव, राइट। तो विच वन इज द राइट आंसर। एक टर्म है जहां पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की HR एक्टिविटीज, राइट, एंड बिजनेस एक्टिविटीज दोनों को अलाइन करते हैं, ठीक है ना, HR एक्टिविटीज को भी और बिजनेस एक्टिविटीज को भी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक HRM। और ये स्ट्रेटेजिक HRM आप लोग HR इलेक्टिव में और थोड़ा सा डिटेलिंग में आप ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ABM में बहुत हल्का सा एक पार्ट दिया हुआ है, बहुत हल्का सा पार्ट कि स्ट्रेटेजिक HRM है क्या। तो बहुत 2 या 4 लाइन का आंसर है केवल, क्योंकि जून के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, कि SHRM का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जहां पर आप HR एक्टिविटीज को एंड जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको आप लिंक करते हैं, अलाइन करते हैं, दैट इज, ठीक है, अलाइन करने की कोशिश करते हैं। सो SHRM इज द राइट आंसर, स्ट्रेटेजिक HRM। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं जो डिफरेंट टाइप के रोल हैं, कोर पीपल रोल, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड रोल, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। द फंडामेंटल बेसिस फॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज, ये हालांकि ABFM का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल और HR। किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, दिस क्वेश्चन इज मोर रिलेटेड टू योर ABFM, राइट। किसी भी स्ट्रेटेजी को, ठीक है, बनाने के पहले आपको क्या करना जरूरी है, एनवायरमेंटल एनालिसिस करना, सिस्टम एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करना या फिर HR एनालिसिस करना, राइट। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना होता है, जो हम लोगों ने SWOT एनालिसिस ABFM में पढ़ा है। ये ABFM का क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। और आपको पेस्टल एनालिसिस करना होता है, ठीक है ना, SWOT एंड पेस्टल, राइट, ये आपको करना होता है। SWOT का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पेस्टल का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुका है, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। ये टोटल 6 फैक्टर हैं जिनमें आपको ये देखना है कि इनका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक है। SWOT का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एंड पेस्टल का मतलब है यहाँ पे पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल। तो ये टोटल फैक्टर हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, दैट इज अ 4th वन। 5th है यहाँ पे, इन दी स्ट्रेटेजिक HRM, HR एक्टिविटीज आर अलाइंड विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी,
फाइनेंस स्ट्रेटेजी या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पे बताइए जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है इसमें एचआर एक्टिविटी जो है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था आपका जून के पेपर में। एचआर एक्टिविटी जो है वो किसके साथ में अलाइंड होती है? क्या वो बिजनेस एक्टिविटी के साथ अलाइंड होती है? क्या वो मार्केटिंग एक्टिविटी के साथ अलाइंड होती है? क्या वो फाइनेंस एक्टिविटी के साथ अलाइन होती है या फिर इकोनॉमी के साथ अलाइंड होती है? बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर है। देखने में थोड़ा इजी लग रहा है बट ये इजी क्वेश्चन आपका आया भी था जून में। ठीक है, सो इज इट बिजनेस, इज इट मार्केटिंग, इज इट फाइनेंस और इज इट इकोनॉमी? बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी। नॉर्मली होता क्या है कि जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है राइट, उसके साथ में आपको एचआर स्ट्रेटजीज को अलाइन करना होता है और तब जाके बनता है आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम। देखिए स्ट्रेटेजिक एचआरएम का पर्पस क्या है ना, स्ट्रेटेजिक एचआरएम का पर्पस ये है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको आपको अलाइन करना होता है एचआर एक्टिविटी के साथ। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको इसमें ये देखना होता है कि जो एचआर, आजकल आपने देखा है एचआर को क्या देखा जाता है, एचआर को आजकल ट्रीट किया जाता है। ठीक है राइट, अगर ऐसे ट्रीट किया जाता है एचआर को कि दे आर लाइक अ बिजनेस पार्टनर। ठीक है ना, कि वो बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे एचआर का काम अब केवल एडमिन वाला नहीं है, हालांकि बैंक में अभी भी है, बट यस स्ट्रेटेजिक एचआरएम इज द अलाइन एचआर एक्टिविटी विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी। विश्वदीप जी आपका आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, एंड अमित जी थैंक यू सो मच अमित जी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम में आप बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ में एचआर एक्टिविटी को अलाइन करते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत सीधा सिंपल लग रहा है बट यही सिंपल क्वेश्चन आया था। तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि एचआरडी क्या है, एचआरडी इज अ सबसेट। कुछ सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पेड क्लास में कराया भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वो इस बार के एग्जाम में आया भी था कि एचआरडी इज अ सबसेट ऑफ एचआरएम और समथिंग, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ट्रीटिंग एम्प्लॉय एज अ प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स, ये केवल एक वन लाइन दी हुई है आपके एबीएम में मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। ट्रीटिंग एम्प्लॉय एज प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स इज द बेसिस ऑफ विच अप्रोच, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम और नन ऑफ द अबव। देखिए 2 टाइप की अप्रोच होती है। क्या होती है, एक होती है सॉफ्ट और एक होती है हार्ड अप्रोच। सॉफ्ट में क्या होता है, जहां पर आप एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं एज एन असेट। ठीक है ना, एम्प्लॉय क्या है, असेट की तरह आप उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ सॉफ्ट एचआरएम। जबकि हार्ड एचआरएम क्या होता है, जहां पर आप पनिशमेंट, इंक्वायरी, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, ये सारी चीजें लाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी हार्ड एचआरएम। मीडियम एचआरएम कुछ भी नहीं है, वो बस मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दैट इज सॉफ्ट एचआरएम, जहां पर एम्प्लॉय को एज अ असेट की तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत प्रीशियस, बहुत एकदम असेट की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नाउ इट इज द कलेक्शन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलरली असाइन टू वन पर्सन। इज इट जॉब, पोजिशन, ड्यूटी और नन ऑफ द अबव? इसका वैसे राइट आंसर पोजिशन है बट इसका आंसर जॉब भी है, तो थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। कई सारी बुक में पोजीशन लिखा है, कई सारी बुक में जॉब भी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अ ग्रुप ऑफ पोजीशन सिमिलर टू देयर सिग्निफिकेंट ड्यूटीज इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पोजीशन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड दी जॉब। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन टू रिक्रूट एंड फॉर व्हाट क्वालिटी दैट पर्सन शुड बी टेस्टेड। देखिए आपको मैं भी पेड क्लास में बताऊंगी, जॉब एनालिसिस के 2 पार्ट है, एक है आपका जेडी और एक होता है जेएस। ठीक है, जॉब एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, जॉब एनालिसिस का मीनिंग होता है कि जब आप जॉब को एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे एनालाइज करने का मतलब है कि जब आप जॉब को क्या करते हैं, यहाँ पे उसके बारे में आप पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जॉब को एनालाइज करके उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब इसके 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब 2 एक तरीके से इसके 2 ब्रांचेस हैं, जेडी एंड जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे जेडी का मतलब क्या है, जेडी आपको ये बताता है कि जेडी में कि बेसिकली इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, जेडी क्या बताता है आपको, जेडी बताता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी।
राइट। और जेएस आपको क्या बताता है, जेएस आपको बताता है कि कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज हैं विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वालिटीज की कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन अभी आप छोड़ दो, थोड़ा सा इसमें एक्चुअली कई बुक में इसका आंसर ए लिखा है, कई बुक में बी भी लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है ये। जेडी का मतलब होता है दैट इज अ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। और जेएस आपको बताता है ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ द जॉब। ठीक है, कि ह्यूमन क्वालिटीज क्या है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। तो दैट इज जेडी एंड जेएस, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की एबीएम मेंटोर। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एबीएम के मॉड्यूल बी के क्वेश्चन, राइट। जैसा इस बार का जो एबीएम का पैटर्न आया था, राइट, वो देखिए कुछ इस तरीके का था कि एबीएम में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डीप में थे। मतलब जहाँ पर आपकी एक्चुअली जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसकी आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मॉड्यूल आपको पता ही है, एबीएम में कितने मॉड्यूल हैं, एबीएम में टोटल आपके 4 मॉड्यूल है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो मॉड्यूल बी से एचआर वाला जो मॉड्यूल है, उससे स्पेशली जो क्वेश्चंस आए थे वो इस तरीके के आए थे कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वहाँ पे ज़रूरत थी। जैसे इमोशनल पावर के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, लेजिटिमेट पावर के ऊपर क्वेश्चन आया, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें आपको एकदम अंडरस्टैंड करना हो कि वो किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होनी चाहिए, राइट। मॉड्यूल ए देखिए, ए पूरा आपका स्टैट वाला मॉड्यूल है, बी जो है एचआरएम का मॉड्यूल है, सी जो है वो क्रेडिट वाला मॉड्यूल है, और मॉड्यूल डी जो है वो कंप्लायंस का है। तो इस बार ऐसा नहीं था कि कोई भी मॉड्यूल जो है वो कम आया हो या ज्यादा आया हो। ठीक है, चारों मॉड्यूल जो थे काफी कुछ बैलेंस में थे। मॉड्यूल ए और सी यहाँ पे प्रियांशु मैम कवर करती हैं, और बीओडी आपके मैं कवर करती हूँ। बीओडी कंप्लीटली थ्योरेटिकल मॉड्यूल है जिसमें आपको एचआरएम पढ़ना है, ठीक है, कंप्लायंस पढ़ना है, फ्रॉड पढ़ना है, राइट। मॉड्यूल बी का जो वेटेज है वो हर बार बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो मॉड्यूल बी है वो कहीं ना कहीं इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा ज्यादा ही रहता है, बट हाँ इस बार थोड़ा बैलेंसिंग वे में था। बट मॉड्यूल बी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता है एबीएम को स्कोर कराने में, एंड साथ ही साथ ये आपको ओवरलैप भी करेगा एबीएफएम में एंड एचआर इलेक्टिव में। तो लगभग ये कॉमन टाइप का मॉड्यूल है जो आपको दोबारा से एबीएफएम में आप फिर से पढ़ोगे, राइट, और एचआर इलेक्टिव में भी आप इसको दोबारा से पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए मॉड्यूल बी पे आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेबल हाइपोथेसिस इज। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको अभी हालांकि एबीएम की अभी पेड में मेरी क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई है, होने वाली है, ठीक है। तो एबीएम की जो क्लासेस हैं वो मेरी अभी स्टार्ट होंगी, ठीक है, अभी हुई नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए रेबल हाइपोथेसिस क्या होती है। रेबल हाइपोथेसिस है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक रैशनल इकोनॉमिक व्यू के बारे में बताया है, ठीक है, रैशनल इकोनॉमिक व्यू के बारे में, राइट, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आपको जो भी वर्कर है उनको आपको कैसे मोटिवेट करना है, उनको इंसेंटिव देके, उनको कंपनसेट करके। जितना ज्यादा आप उनको इंसेंटिव देंगे, जितना ज्यादा आप उनको कंपनसेट करेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपके लिए काम करेंगे, राइट। तो रेबल हाइपोथेसिस क्या है, ये दी आपकी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, और इसे हम कई बार कहते हैं रैशनल इकोनॉमिक व्यू, ठीक है। इसे कई बार रेबल हाइपोथेसिस, रैशनल इकोनॉमिक व्यू या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इस नाम से भी जानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि रेबल हाइपोथेसिस के नाम से है, ये शायद हो सकता है आपका रैशनल इकोनॉमिक व्यू कोई पूछ ले, या फिर कोई ऐसे ही पूछ ले कि टेलरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, जस्ट टेलरिज्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें एक ही है। इसका मतलब ये है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि वर्कर जो है दे आर मोटिवेटेड बाय नीड फॉर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हालांकि टेलरिज्म ने ना तो सेटिस्फैक्शन की कोई बात की है,
ना सिक्योरिटी की बात की है, ना वर्किंग एनवायरनमेंट की बात की है। ये 3 बातें की है एल्टन मायो ने अपनी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, ठीक है। टेलर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसके बारे में, सेटिस्फैक्शन नीड के बारे में, मनी सिक्योरिटी के बारे में या वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में इन्होंने ऐसी कोई भी बात अपने इसमें नहीं की, ठीक है। रेबल हाइपोथेसिस क्या कहती है? पहला ऑप्शन है वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय नीड फॉर दी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सी है वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय द नीड फॉर मनी। और डी है यहाँ पे वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय द वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय द नीड फॉर मनी। वर्कर जो है वो कैसे मोटिवेटेड होते हैं? वो होते हैं कंपनसेशन से, इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं, मनी से मोटिवेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय द नीड फॉर मनी। वर्कर जो है वो कैसे मोटिवेट होते हैं? वो पैसे से मोटिवेट होते हैं, राइट, कंपनसेशन से मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जोहारी विंडो के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन आता है, या तो केस स्टडी में आएगा या वन लाइनर में आएगा, बट आएगा जरूर, ठीक है। इसमें ये पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। जोहारी विंडो ने देखिए क्या किया है, जोहारी में जोसेफ लुंगटम एंड हैरिंगटन इस बार नाम पूछा गया था, ठीक है, कि जोहारी विंडो का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। तो नाम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, इट इज जोसेफ लुंगटम एंड, ठीक है, उन्हीं के नाम को कंबाइन करके जोहारी बनाया है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने एक विंडो बताई है, इसको जोहारी विंडो नाम दिया गया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि लाइफ में हमारी कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद पता होती है और दूसरों को हमारे बारे में पता होती है। मतलब हम अपने बारे में कितना जानते हैं और दूसरे हमारे बारे में कितना जानते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 4 टोटल क्वाड्रेंट बताए हैं, इट इज ए, बी, सी, डी, ठीक है। एरिना, ब्लाइंड, क्लोज एंड डार्क। एरिना का मतलब क्या है? यहाँ पे एरिना का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो सबके लिए ओपन है। आपका नेचर जो है बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, आपका नेचर बहुत बात करने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो दूसरों को भी पता है आपके बारे में और आपको खुद को भी पता है आपके बारे में, राइट। सो दिस इज कॉल्ड दी एरिना। ब्लाइंड में देखिए क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है दैट इज वो इंफॉर्मेशन जो हमें अपने बारे में बिल्कुल नहीं पता, बट अगर वही इंफॉर्मेशन हम किसी दूसरे से पूछेंगे उन्हें पता है। कई चीज़ें, कई आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो कई बार डेली रूटीन में हमें नहीं पता होती कि हमारी हैं। हमें कब गुस्सा आता है, कब हमें ज़्यादा हंसी आती है, या कुछ भी आदत, कॉमन आदत जो कई बार हमें नहीं पता होती बट हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें पता होती है। इट इज़ ब्लाइंड, कि हमें खुद को नहीं पता। सी का मतलब होता है हिडन, क्लोज्ड, ठीक है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं, आपके लाइफ के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, दैट इज क्लोज या हिडन, जो आप दूसरों से छुपा के रखना चाहते हैं, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोज या हिडन। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो आपको तो पता है अपने बारे में, बट आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, दूसरों को नहीं पता। और डी का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज अ डार्क एरिया। डार्क का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो आपको भी नहीं पता अपने बारे में और किसी और को भी नहीं पता, ठीक है ना। ना तो आपको पता है ना किसी और को पता है, नो वन नोस। तो ये जोहारी विंडो के टोटल 4 कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए एबीएम में एक चीज बहुत कॉमन है, स्पेशली मॉड्यूल बी की मैं बात कर रही हूँ, वही कुछ गिने चुने 25-30 टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वही 25-30 कॉमन टॉपिक है, राइट। और वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करती हूँ कि वहां से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एरिना एंड क्लोज्ड आर नोन टू सेल्फ, ठीक है। सेकंड है, एरिना एंड क्लोज्ड आर नोन टू अदर। सी है, क्लोज्ड एंड डार्क आर नोन टू अदर। और डी है आपका, एरिना एंड डार्क आर नोन टू सेल्फ, ठीक है। कौन सा इसमें से सही है? देखिए ए इसमें सही है, क्योंकि एरिना में क्या होता है, एरिना में वो इंफॉर्मेशन है ओपन वाली जो आपको भी पता है और जो दूसरों को भी पता है। सेम ऐसे ही क्लोज्ड में क्या होता है, आपको तो पता है, सामने वाले को नहीं पता, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए क्या गलत लिखा है, आर नोन टू अदर, जो कि गलत है।
क्लोज वाले में इंफॉर्मेशन दूसरे को नहीं पता होती, तो ये आंसर आपका यहाँ पे गलत है। क्लोज्ड एंड डार्क आर नोन टू अदर, ऐसा नहीं है। क्लोज वाले में जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को नहीं पता होती, डार्क में भी नहीं पता होती, ठीक है। सो दैट इज द कॉमन थिंग। लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है, डार्क वाले में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें भी नहीं पता होती, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए आंसर इज द राइट वन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन होता है कई बार रिपीट नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको द्वारी विंडो पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन ठीक है एक बार आया हुआ है, हो सकता है सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना हो, बट नॉर्मली होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होते, बट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका हमेशा रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, राइट, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन अ प्री डिटरमाइंड वे इज कॉल्ड, राइट। इससे देखिए क्या बोलते हैं, नॉर्मली ये हम यूज करते हैं, इवन ट्रेनिंग के लिए भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब आप बैंक में आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, बैंक में जब हम ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हमें 2 महीने क्रेडिट में काम दिया जाता है, फिर हमें शिफ्ट किया जाता है, राइट। अगले 2 महीने हमें ऑपरेशन में भेजा जाता है, फिर अगले 2 महीने हमें जोनल ऑफिस में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? सो दैट एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं एक वर्सेटाइल टाइप का बनाया जा सके। वर्सेटाइल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपको हर एक एरिया की नॉलेज हो, हर एक एरिया की नॉलेज, मतलब आपको ब्रांच की भी नॉलेज हो, आपको जोनल ऑफिस की भी नॉलेज हो, आपको हेड ऑफिस की भी हो, ब्रांच में क्या काम होता है, ऑपरेशन में, क्रेडिट में, हर जगह की आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो नॉर्मली ट्रेनिंग के टाइम पे ये करवाते हैं, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बोर्डम फील कर रहा है, एक ही जॉब में उसको रहते रहते बहुत ज्यादा मोनोटोनस जब हो जाता है, राइट, तब भी नॉर्मली इस तरीके का इसमें कराया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दैट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में हम क्या करते हैं, जॉब रोटेशन में एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, ठीक है, दैट इज अ जॉब रोटेशन, राइट। ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया था पिछली साल नवंबर में, राइट। ये क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ एम्प्लॉय परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द सर्वे एड्रेस एटीट्यूड एंड कंसर्न दैट हेल्प the organization work with employee to instill positive changes, right। ये आजकल वैसे नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज में इसको कंडक्ट किया जाता था, बट आजकल बैंकों में भी कंडक्ट किया जाता है। इट इज कॉल्ड क्लाइमेट सर्वे। क्लाइमेट सर्वे क्या होता है, जहां पर ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉइज के ओपिनियन है, राइट, अबाउट देयर मैनेजर, अबाउट देयर वर्किंग कंडीशन, अबाउट देयर सैलरी, राइट, अबाउट देयर वर्किंग एनवायरमेंट, इस सब के बारे में एक एम्प्लॉय का परसेप्शन जानना, मतलब एम्प्लॉय कैसा सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट, उसे कहते हैं यहाँ पे क्लाइमेट सर्वे। क्लाइमेट सर्वे क्या है, इट इज द स्टडीज ऑफ एम्प्लॉयज परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द सर्वे एड्रेस एटीट्यूड एंड कंसर्न दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद एम्प्लॉय टू इंस्टिल पॉजिटिव चेंज। ये कहलाता है आपका क्लाइमेट सर्वे, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाइमेट सर्वे में आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस एम्प्लॉय का परसेप्शन कैसा है, वो एम्प्लॉय कैसा सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दैट इज क्लाइमेट सर्वे, राइट। ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, द पर्सन हु वाज अ गुड परफॉर्मर, ठीक है, इन डिस्टेंस पास्ट is assured to be okay at the present also, ठीक है। This is an example of which biasness। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स, जिसमें से एक बैरियर है आपका हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें एम्प्लॉय की एक कोई अच्छी आदत, एक कोई अच्छी क्वालिटी उसकी बाकी की सारी चीजों पे भारी पड़ जाती है, हेलो इफेक्ट दैट इज। हॉर्न का मतलब क्या होता है, कोई एक नेगेटिव ट्रेट इन योर पर्सनालिटी जो आपकी पूरी परफॉर्मेंस को स्पॉइल करके रख देता है, राइट, हॉर्न इफेक्ट। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सबको एवरेज रेटिंग देना, ठीक है, 3 आउट ऑफ 5, हर किसी को एवरेज रेटिंग देना। और स्पिल ओवर होता है जहां पर ये देखा जाता है कि आपने जो भी पास्ट में किया हो
इसमें ये देखा जाता है कि आपका, अगर आप बहुत गुड परफॉर्मर रहे हैं अपने पास्ट में, तो आपका प्रेजेंट में भी यही सोचा जाता है कि यस आप अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर ये देखा जाता है कि आपने पास्ट में कुछ भी काम नहीं किया है, आप बहुत वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं, तो इसमें ये माना जाता है कि दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अभी भी वर्स्ट परफॉर्मर ही हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्पिल ओवर इफेक्ट। बहुत कॉमन है ये स्पिल ओवर इफेक्ट और जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका स्पिल ओवर इफेक्ट, बट आपको सारे पता होने चाहिए। अगला देखिए, एरिक एरिक्सन ने क्या किया है। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थ्योरी है, राइट। देखिए एरिक एरिक्सन ने क्या बताया है। एरिक एरिक्सन ने लाइफ की बहुत सारी स्टेजेस बताई हैं। इसमें इन्होंने ये बताया है कि कैसे कैसे आप बड़े होते हैं लाइफ में, जब मूव करते हैं तो आप कैसे कैसे आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, जब आप इन्फेंट होते हैं, ठीक है, फिर आप टॉडलर हो जाते हैं, फिर आप थोड़े और ग्रोन अप होते हैं, फिर आप थोड़े और बड़े होते जाते हैं, एडोलसेंस हो जाते हैं, फिर आप आगे जाके और, ठीक है ना, एक मैच्योरिटी लेवल आता है। तो आप कैसे कैसे अपनी लाइफ में आप चेंज होते जाते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एरिक एरिक्सन डिवाइडेड लाइफ इनटू द 8 स्टेजेस ऑफ विच 4 आर इन चाइल्डहुड एंड 4 आर इन एडल्टहुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडल्टहुड स्टेज। इसमें से कौन सी एडल्टहुड नहीं है। टॉडलर, एडोलसेंस, एडल्टहुड, मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें से 4 कैसी हैं आपकी चाइल्डहुड की हैं और 4 है आपकी एडल्टहुड की। इसमें से कौन सी एडल्टहुड की नहीं है। देखिए ये तीनों आपकी एडल्टहुड की हैं, केवल टॉडलर वाली नहीं है, राइट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है एडोलसेंस पे, क्या होता है जब आपकी एज 13 से 18 साल है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में एंड बेसिकली यू ट्राइंग टू रिकंसाइल योर आइडेंटिटी। ठीक है, एडल्टहुड होता है जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, लाइक 18 से 35 साल। एट दैट टाइम यू ट्राई टू बिल्ड योर रिलेशनशिप इन सोसाइटी। फिर और मैच्योरिटी आती है आपके पास 35 प्लस, 35 से 50 साल। इसमें आप क्या करते हैं, और भी ज़्यादा मैच्योरिटी गेन करते हैं एंड यू ट्राई टू क्या करने की कोशिश करते हैं आप इसमें कि कहीं ना कहीं आपके अंदर मैच्योरिटी और ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, ज़्यादा मैच्योरिटी आती है आपके अंदर एंड नाउ यू आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। और फिर लास्ट में आती है आपकी रिटायरमेंट की स्टेज। तो टॉडलर वाली जो स्टेज है, ठीक है, टॉडलर वाली स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पर आपका कहीं भी, टॉडलर वाली स्टेज पे आप एकदम बच्चे होता है। ठीक है ना, बच्चा क्या करता है, बच्चा हर काम खुद करने की कोशिश करता है। तो ये आपकी चाइल्डहुड की स्टेज है, ये आपकी एडल्टहुड की नहीं है। ठीक है, इट इज अ चाइल्डहुड। अगला देखिए, व्हाट इज अ, ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। देखिए डेल्टन थॉमसन प्राइस, राइट। अभी मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज इनके नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि इस बार नाम के ऊपर क्वेश्चन आया है। डेल्टन थॉमसन प्राइस, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कुछ करियर रोल बताया है। ठीक है ना, राइट। क्या करियर रोल बताया है, इन्होंने बताया है अप्रेंटाइज, इन्होंने बताया कॉलीग, इन्होंने बताया है मेंटोर और इन्होंने बताया स्पॉन्सर। दिस इज द राइट सीक्वेंस, ACMS। अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है, अप्रेंटाइज का मतलब होता है जब आप बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, राइट, एकदम फ्रेशर टाइप के होते हैं, आप में ज़्यादा समझ नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर लेवल होता है आपका, राइट, और बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं होती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एट दैट स्टेज ज़्यादातर हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने मेंटोर के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर। ठीक है, फिर आती है कॉलीग वाली स्टेज। कॉलीग में क्या होता है, कॉलीग वाली में नॉर्मली यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, कॉलीग वाली पे आप उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते जितना आप अप्रेंटाइज में थे, राइट। आप उतना डिपेंडेंट नहीं होते, थोड़ा सा कम डिपेंडेंट होते हैं। फिर आता है मेंटोर। अब आपका क्या काम है, अब आपका काम है दूसरे लोगों को गाइड करना। ठीक है, आपने दूसरों से बहुत सीख लिया, बट अब आपका काम है दूसरों को गाइड करना, राइट। दैट इज कॉल्ड दी मेंटोर स्टेज, ये आपकी मेंटोर स्टेज है। फिर आती है स्पॉन्सर। नाउ यू आर दी पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब आप क्या है यहाँ पे, अब आप टॉप मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, नाउ यू आर दी पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी स्पॉन्सर स्टेज, ये आपकी स्पॉन्सर स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका ACMS, अप्रेंटाइज, कॉलीग,
mentor and sponsor, that is right sequence है इसका, that is 4th, 2nd, 1 and 2. This is the right answer. ठीक है, ACMS. ठीक है, ACMS. अगला देखिए यहाँ पे, evaluation of training is done at 4 level. ठीक है, which of the following is not one of them. मैंने अभी मैं पढ़ाऊंगी खैर पेड में, जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा. कर्कपैट्रिक मॉडल एक है. ठीक है, अभी देखिए पेड में मेरा वाला पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको पूरे मॉड्यूल बी के कुछ कॉमन क्वेश्चन करा रही हूँ. नेक्स्ट वाला जब भी जैसे मेरा पार्ट शुरू होगा पेड में, फिर मैं आपको एकदम रिलेवेंट ही कराऊंगी. जो हम लोग पेड में पढ़ रहे हैं वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है ना, तो वो आप लोग टेंशन मतलब अभी ये है कि अभी पेड में मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, पार्ट होगा जनवरी के अराउंड होगा. ठीक है, तब वहां पर फिर हम लोग वहां पे एकदम रेलेवेंट बना के चलेंगे. बट अभी मैं आपको ज्यादातर मॉड्यूल बी के क्वेश्चन ही कराऊंगी. कर्कपैट्रिक ने क्या बताया है, कर्कपैट्रिक मॉडल है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग के लिए. ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है. इवैल्यूएशन के लिए क्या क्वेश्चन है ये, इसमें इन्होंने ये बताया कि नॉर्मली होता क्या है कि जब आप ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, तो 4 चीजों के बेसिस पे करते हैं, RLBR. पहला क्या है यहाँ पे, पहला पार्ट है रिएक्शन का. रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर आप इमीडिएट रिएक्शन देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पसंद आई या नहीं आई. लर्निंग का मतलब है कि क्या आपको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, राइट, आपको प्री कितना नॉलेज था और आपको पोस्ट कितना नॉलेज हुआ. ठीक है, सपोज आप एक कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपने पहले कितना सीखा और बाद में कितना सीखा. बिहेवियर का मतलब क्या होता है, आप ये देखते हैं कि आपके डे टू डे बिहेवियर में कितना वो चीजें इम्पैक्ट पड़ी हैं. और आर का मतलब है दैट इज रिजल्ट. ठीक है, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी सीखा उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट. सो दैट इज RLBR, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट. ठीक है, और रिजल्ट को ही फंक्शनिंग कहते हैं. ये आंसर इसका है, ये पार्ट नहीं है. ठीक है, ये पार्ट नहीं है इवैल्यूएशन का कॉग्निटिव, बट फंक्शनिंग है. फंक्शनिंग एंड रिजल्ट बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम है, राइट. अगला देखते हैं, लर्निंग अकर ओनली व्हेन द लर्नर हैव द फ्रीडम टू लर्न. व्हाट इज अ पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू देयर पर्सनल लाइफ सिचुएशन. ठीक है, नैडलर ने 3 थ्योरी दी है, बेहवियरिस्टिक, ऑर्गेनिस्मिक एंड मैकेनिस्ट. एक थ्योरी में इन्होंने ये बताया है कि लर्नर को जो है पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए कि आपको जैसे पढ़ना है वैसा पढ़ो, जैसे सीखना है वैसे सीखो, जैसे नॉर्मली आजकल छोटे बच्चों को करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो ABM सब्जेक्ट है, राइट, ABM में देखिए कितने टोटल मॉड्यूल हैं. इस बार का जो ABM का पेपर आया था काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल का आया था. ठीक है, टोटल 4 मॉड्यूल हैं. और जो एक मेन फीडबैक जो रिसीव हुआ है बैंकर्स की तरफ से वो है कि कॉन्सेप्ट को रिटेन करना थोड़ा टफ होता है. ऑफ कोर्स आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, राइट, ABMB, ABFMB, BRBLB और प्लस एक इलेक्टिव पेपर भी. ठीक है, तो टोटल आपके 4 कंपलसरी पेपर हैं और एक इलेक्टिव है. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क कि 5 सब्जेक्ट को आप कैसे अपने दिमाग में रिटेन करके रख पाते हैं. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन, राइट. आपको यहाँ पे रिवीजन करना चाहिए. अगर आप रिवीजन कर रहे हैं डेफिनेटली इट इज़ ऑल ओके. अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहेंगे. तो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, चाहे वो ABM हो चाहे वो BFM हो, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा जो कॉन्सेप्ट है उनको दिमाग में रिटेन करने में. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ABM में ये टोटल 4 मॉड्यूल हैं, राइट, ये कवर करने हैं. ABM में ABCD मॉड्यूल, ठीक है ना, ये 4 मॉड्यूल हैं. अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि A मॉड्यूल जो है ये क्या है आपका, ये मॉड्यूल आपका स्टैट का है. ठीक है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी. B मॉड्यूल जो है ये क्या है आपका, B मॉड्यूल इज कम्प्लीटली दैट इज HRM मॉड्यूल. एंड अगेन ये मॉड्यूल आपका ABFM एंड जो हम लोग HR इलेक्टिव पढ़ेंगे वहाँ से ओवरलैप करता है. C मॉड्यूल जो है आपका दैट इज क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट का मॉड्यूल है. और D मॉड्यूल जो है ये आपका कंप्लाइंस का मॉड्यूल है. ठीक है, इट इज ऑल टुगेदर रिलेटेड टू कंप्लाइंस. तो ये टोटल आपके 4 मॉड्यूल है, स्टैट, HRM, ठीक है, क्रेडिट एंड कंप्लाइंस.
ठीक है, ये 4 मॉड्यूल हैं जो आपको इसमें देखने हैं। मॉड्यूल ए है स्टैट का, बी है एचआरएम का, सी है आपका क्रेडिट का और डी है आपका कंप्लायंस का मॉड्यूल, राइट। तो ये टोटल आपको 4 मॉड्यूल हैं जो एबीएम में कवर करने हैं। काफ़ी वेटेज रहता है मॉड्यूल बी का, काफ़ी वेटेज था इस बार भी और हमेशा ही रहता है, बट कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप इसमें लर्न करेंगे, ठीक है ना, जो भी कॉन्सेप्ट आप इसमें लर्न करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है कि कंप्लायंस जैसे राइट, जो भी आप इसमें कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं वो आपको अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल ए स्टैट है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी इसमें आपको पढ़नी है, बी जो है एचआरएम है, सी क्रेडिट है और डी जो है वो कंप्लायंस है, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए है मॉड्यूल बी से, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके मॉड्यूल बी से हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए वूका स्टैंड्स फॉर, वूका किसके लिए है यहाँ पे, वूका इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वूका। पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आया था एचआरएम इलेक्टिव में, क्योंकि ये आपको एचआरएम में भी पढ़ना है और लास्ट जून में ये क्वेश्चन आया था आपका एबीएम में, ठीक है, एबीएम में आया है और एचआरएम में आया है। तो यहाँ पे वूका का फुल फॉर्म क्या है, पहला है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्बिनेशन एंड एम्बिग्यूटी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। सेकंड क्या है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी, अननोन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। सी है यहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, दैट इज सी। और डी है इसमें वैरायटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, दिस इज द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। वॉलेटिलिटी है, वी फॉर वॉलेटिलिटी, यू फॉर अनसर्टेनिटी, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड डी फॉर दैट इज एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो दिस स्टैंड्स फॉर द वूका। वूका का मतलब क्या होता है, वूका का मतलब होता है कहीं ना कहीं कि अगर कोई भी बिजनेस जो है वो किसी अगर क्राइसिस में है, ठीक है ना, राइट, किसी भी अगर क्राइसिस की सिचुएशन में है, तो उन क्राइसिस की सिचुएशन में वो बिजनेस क्या चीज़ें फेस करता है, वॉलेटिलिटी फेस करता है, अनसर्टेनिटी फेस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी फेस करता है या एम्बिग्यूटी फेस करता है, ठीक है। सो दीज आर दी 4 थिंग्स, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, राइट। यहाँ पे आपको देखना है कि वॉलेटिलिटी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड एम्बिग्यूटी क्या है, ठीक है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है दैट इज अ रेट फॉर चेंज, कि आप कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि चीज़ें कितनी अनसर्टेन है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हाउ मच कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव, ठीक है, चीज़ें आपस में कितनी एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट है। और एम्बिग्यूटी होता है कि एवरीथिंग इज नॉट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, सी इज द राइट आंसर, राइट। अगला देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये क्वेश्चन एबीएम में आया था कि इसमें से, और ये आपको एचआर इलेक्टिव में भी पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड रोल ऑफ एचआर मैनेजर, ठीक है। एचआर मैनेजर के लिए इसमें से ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड रोल कौन सा है, दैट इज ओडी एंड कंसल्टिंग, सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन, रिटेंशन एंड टर्मिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये है कोर पीपल रोल, ये ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड रोल एंड दिस इज द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल, ठीक है। कोर पीपल का मतलब है सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, करियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कंपनसेशन, वेलफेयर सर्विस, रिटेंशन एंड टर्मिनेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एडेड रोल में आपके क्या आते हैं, जैसे एचआर, टेक्नोलॉजी सर्विस, लर्निंग वर्क एनवायरनमेंट, ओडी एंड कंसल्टिंग। जबकि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन दी वर्क कल्चर, अलाइनिंग एचआर एक्टिविटीज, ये सब आपके बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल है। तो कोर पीपल रोल होते हैं जो हमारे बेसिक रोल है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड रोल होते हैं जहां पर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआरएम, जहां पर हम ये देखते हैं कि एचआर एक्टिविटीज जो है हाउ दे अलाइन विद दी बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारी एचआर एक्टिविटी जो है ये बिजनेस एक्टिविटी के साथ में किस तरह से अलाइन हो पाती है, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी रूल्स। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है। एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इज इट जॉब रोटेशन, इज इट जॉब री इंजीनियरिंग, इज इट वर्क मैपिंग और इज इट जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए एक एम्प्लॉय को जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है जॉब रोटेशन, ठीक है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉब रोटेशन है, जॉब एनरिचमेंट है, ठीक है। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करना, ठीक है। जबकि जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज अ वर्टिकल लोडिंग ऑफ जॉब, जहां पर आप क्या करते हैं और ज़्यादा जॉब को ऐड तो करते हैं बट कहीं ना कहीं स्किल वैरायटी को भी, ठीक है, ऑटोनॉमी को भी आप ऐड करते हैं, मतलब लोगों को स्वतंत्रता देना, ऑटोनॉमी देना, ठीक है। दैट इज अ जॉब एनरिचमेंट। और जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है कि एनलार्ज करना चीज़ों को, मतलब कहीं ना कहीं दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ जॉब, ठीक है, और एडिंग मोर टास्क, दैट इज कॉल्ड द जॉब एनलार्जमेंट। तो हमेशा किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। दैट इज जॉब एनलार्जमेंट, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, जॉब रोटेशन, राइट। इट इज अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, स्टडी एंड रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, स्किल्स, अकाउंटेबिलिटी, वर्क एंड रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या है? दैट इज जॉब एनहांसमेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो स्टडी है, रिकॉर्डिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज हैं, स्किल्स हैं, अकाउंटेबिलिटी है, वर्क एनवायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड दी, राइट, ये आपका क्या है? इट इज कॉल्ड दी जीडी, सॉरी जॉब एनालिसिस, ठीक है। इसी के ही दो पार्ट होते हैं, देखिए क्या पार्ट होते हैं इसी के, राइट। इसी में ही आपको दो पार्ट और देखने हैं, ठीक है। इसी में आपको क्या देखना है, देखिए, राइट। इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है यहाँ पे जेडी और एक होता है जीएल। जेडी का मतलब क्या होता है? दैट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। और जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जेडी का मतलब होता है कि जहां पर आपकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप उन्हें समझने की कोशिश करते हो। और जेएस का मतलब क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट। वहां पर आप क्या करते हो? जॉब स्पेसिफिकेशन में वहां पर आप नॉलेज भी देखते हैं, राइट, ड्यूटीज भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो जॉब एनालिसिस के दो पार्ट है, जेडी एंड जीएस। जेडी आपको बताता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, राइट, और जीएस आपको बताता है ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में, ह्यूमन क्वालिटीज, राइट, विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, ठीक है। दैट इज अ ह्यूमन क्वालिटी, जीएस, इसे हम कहते हैं जीएस। चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ पे it is a systematic way of determining the value and worth of a job in relation to other job in an organization. It tried to make a systematic comparison between jobs to assess their relative worth for the purpose of establishing a rational pay structure, ठीक है। ये आपका क्या होता है? इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आप ये देखते हैं कि जो जॉब इवैल्यूएशन है, राइट, इसमें आप ये देखते हैं कि उस जॉब की वर्थ पता करना, वैल्यू पता करना, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ट्राई टू मेक अ सिस्टमैटिक कंपैरिजन। इसमें आप क्या करते हैं? जॉब इवैल्यूएशन में आप जॉब्स का सिस्टमैटिक कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। क्या करने के लिए? प्रमोशन के लिए, पे स्ट्रक्चर को निकालने के लिए। सो दैट इज द जॉब इवैल्यूएशन इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका ये राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। इसमें से कौन सी आपकी एनालिटिकल मेथड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपकी टोटल दो मेथड्स आती हैं, ठीक है।
एक है आपकी एनालिटिकल मेथड और एक है आपकी नॉन एनालिटिकल, राइट। एनालिटिकल में देखिए क्या आती है, एनालिटिकल में आपकी नॉन एनालिटिकल में आपकी आती है जैसे पॉइंट जो आपकी सिंपल रैंकिंग मेथड है एंड जॉब क्लासिफिकेशन मेथड है, जबकि एनालिटिकल में आपकी आती है वहां पे पॉइंट रैंकिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है। सो दीज आर दी टू मेथड्स यहाँ पे हैं आपकी और टू मेथड्स यहाँ पर हैं आपकी, राइट, नॉन एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। तो यहाँ पे फैक्टर कंपैरिजन, पॉइंट रैंकिंग, ये दोनों आपकी राइट एनालिटिकल मेथड है। पेयर्ड कंपैरिजन बोल लीजिए या फिर इसको सिंपल रैंकिंग मेथड भी कह सकते हैं, दैट इज अ नॉन एनालिटिकल मेथड। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। दीज आर दी मेथड। देखिए जॉब इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं ना, जॉब इवैल्यूएशन में हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं जॉब्स का आपस में, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब की वर्थ कितनी है, हाउ मच इट हैज वर्थ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इसमें क्या करते हैं, आप वर्थ पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी ये टोटल 4 मेथड्स आ जाती है, ठीक है। इसमें आपकी ये मेथड्स आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए रैंकिंग मेथड और जॉब ग्रेडिंग मेथड, ये दोनों आपकी नॉन एनालिटिकल है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हम रैंकिंग करते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, 1 2 3 इस तरीके से। जबकि जॉब ग्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास एक ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जॉब ग्रेडिंग दैट इज, ठीक है। फैक्टर कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, फैक्टर कंपैरिजन में हम सारी मेथड के फैक्टर को कंपैरिजन करते हैं एंड देन वी हैव दी पॉइंट रैंकिंग मेथड है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 4 मेथड है जो जॉब इवैल्यूएशन की चारों मेथड्स है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी 360 डिग्री अप्रेजल। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इट रिफर टू अ सिस्टम where the appraisal is generally done by the senior, colleague, subordinate, supplier, customer and all other stakeholder. B है, it refer to a system where a senior manager rate all the line manager, ठीक है, incorrect देखना है हमें। It also include the self assessment by the employee himself or herself and being a multi-rater appraisal it is reduce human biasness, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, B is the right answer, बाकी की सब सही है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। 360 क्या होता है, जहां पर आपका अप्रेजल, आपके मैनेजर, आपकी पीयर्स, आपके सबऑर्डिनेट, हर कोई आपको मार्क्स देता है, ठीक है, हर कोई आपको रेटिंग देता है, दैट इज कॉल्ड दी 360 डिग्री अप्रेजल। और यही 360 डिग्री अप्रेजल अगर साल में 2 बार होता है उसे हम कहते हैं 720 डिग्री अप्रेजल, ठीक है, साल में ट्वाइस इन अ ईयर, सो दिस इज कॉल्ड दी 720 डिग्री अप्रेजल, ठीक है। अगले पे आते हैं यहाँ पे, अ लेजिटिमेट डिफरेंस बिटवीन दी एंड्रोलॉजी वर्सेस पैडागोजी। देखिए एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो मेथड जो एडल्ट को पढ़ाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। पैडागोजी होती है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज की जाती है। डिफरेंस कहाँ है, द एबिलिटी टू यूटिलाइज पास्ट एक्सपीरियंस इन दी ट्रेनिंग, द डिजायर टू पार्टिसिपेट इन दी लर्निंग एक्सपीरियंस, द डिजायर फॉर रिलेवेंट लर्निंग दैट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, द नीड टू इन्वॉल्व द लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, ए इज द राइट आंसर, जहां पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पार्टिसिपेंट के साथ और पार्टिसिपेंट भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। तो जितने भी मेरे साथ नए व्यूअर अभी यहाँ पे जुड़े हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं JIB एंड CIB की कैटेगरी में आपको यहाँ पे जाना है, राइट। अगर आप ऐप के थ्रू परचेस करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आपको यहाँ पे जून 2024 पे जाना है एंड दिस इज द बैच वी आर हैविंग, ये आपका महापैक है, राइट। बाय नाउ पर आपको जाना है एंड वी आर यूजिंग हियर द कोड दैट इज
Y666, ये कोड आपको यहाँ लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, दैट इज Y666, ये कोड आपको यहाँ लगाना है, ठीक है, और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं दैट इज 7413 इज द फाइनल प्राइस। तो अभी 78% का डिस्काउंट चल रहा है और कोड जो है राइट वो आपको लगाना है Y666। बट एक चीज और है, अगर यहाँ पर आपके अगर सारे सब्जेक्ट अभी रिमेनिंग है, सपोज आपका अभी इलेक्टिव भी रिमेनिंग है, अभी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट भी रिमेनिंग है, देन यू शुड गो फॉर दी महापैक, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको यहाँ महापैक पर ही जाना चाहिए, फिर आप इंडिविजुअल बैचेस पर मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जितनी भी इलेक्टिव की क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी और कंपलसरी पेपर की क्लासेस भी इसमें आपको मिलेंगी। तो Y666 ये कोड आप लगा सकते हैं, राइट। एंड एग्जाम की तैयारी आपको ऐसे ही करनी है। और अगर आपका सपोज एक हाथ पेपर रिमेनिंग है, सपोज आपका अगर BFM रिमेनिंग है, ABFM, कल ही हमारा नया बैच शुरू हुआ है जिसमें हमने अभी स्टार्ट किया है ABFM एंड BFM, राइट। ये दोनों हमने बैच अभी शुरू किए हैं, ABFM एंड BFM, और ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है कल, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको BFM का इंडिविजुअल बैच है ये, और ABFM का भी इंडिविजुअल बैच है, राइट। और इसमें आपको क्या करना है, ABM एंड BFM में इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर बाई चांस आपका अगर एक सब्जेक्ट भी रिमेनिंग है तो यू शुड ऑप्ट फॉर दी इंडिविजुअल बैच, ठीक है। बट अगर आपके सारे सब्जेक्ट रिमेनिंग है, HR इलेक्टिव भी है या ABM है, BFM है, सारे हैं, देन यू शुड गो फॉर दी महापैक, ठीक है। तो इस क्लास को मैं अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ। ABM की जो टाइमिंग है, आप लोग काफ़ी टाइमिंग का भी पूछ रहे थे, ठीक है। तो ABM का देखिए जो टाइमिंग है, ABFM का भी बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है, 10 to 11 है टाइमिंग PM दैट इज, और BFM का भी बैच कल से शुरू हुआ है, ये 2 बैच हुए हैं 9 to 10, ठीक है। तो आपकी कंटिन्यूशन में क्लास रहेगी 10 to 11, 9 to 10 एंड 10 to 11। तो प्लीज़ रिमेंबर द टाइम, ABFM का है 10 to 11 और BFM का है यहाँ पे 9 to 10, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है टाइमिंग। और ये क्लास आपका शुरू हो चुका है कल से, आज इसकी सेकेंड क्लास है, ठीक है। टुडे वी हैव दी सेकेंड क्लास ABFM की एंड BFM की। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।